हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम जनरल साइंस का एक टॉपिक विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके साथ में अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, 11th की तैयारी कर रहे हैं, ईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ये जो एनसीईआरटी की सीरीज पढ़ रहे हैं, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ओम के नियम का जो विस्तृत रूप है उसको पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही ओम के नियम का सदिश रूप हम पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। साथ में हम श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जो प्रतिरोधकों को संयोजित किया जाता है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी विद्युत क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत परिपथ कैसे जोड़े जाते हैं, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर क्या होता है। और इसके अलावा हमने जो इम्पोर्टेंट है इस जो यूनिट है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ओम का नियम, उसके बारे में पढ़ा था। और क्या हमने देखा था कि ओम का नियम क्या होता है। आज हम देखेंगे इससे आगे कि ओम का नियम जो होता है वो कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, यानी कौन कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। आपको एक बार रिवाइज करके बता दूं कि ओम का जो नियम होता है वो लॉर्ड साइमन ओम ने दिया था, और इसका मतलब है कि जब दो सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रभावित होने वाली जो विद्युत धारा है उसके समानुपाती होता है। यानी ओम के नियम के अनुसार B इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, जिसे हम B बराबर IR भी कह सकते हैं, क्योंकि R इसमें एक प्रतिरोधक होता है जो कि कांस्टेंट रहता है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं R बराबर B अपॉन I से भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो यही ओम का नियम होता है। यानी ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध भी 1 ओम होता है। तो आपको ध्यान रखना है B बराबर IR, R बराबर B अपॉन I, या I बराबर B अपॉन R होता है। ये जो सारे फॉर्मूलेज हैं हमें आगे काम आने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये हमने तीनों जो शब्दों के बारे में पढ़ा है, वोल्ट के बारे में, विभवांतर के बारे में, प्रतिरोध के बारे में और विद्युत धारा के बारे में। अब ओम का जो नियम हमने देखा था उसमें कौन से जो कारक हैं जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। तो शुरू कर भी विद्युत धारा को प्रवाहित करते हो तो उसमें एक तार होता है, ठीक है, और वो जो चालक का तार होता है वो ही सबसे ज्यादा उस पे प्रतिरोध का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब तार की लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। यानी आप जैसे तार की लंबाई बढ़ा देते हो तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है उसका मान कम हो जाता है। अगर आपने 2L लंबाई कर दी तो उसमें जो धारा है उसका मान क्या हो जाएगा, उसमें धारा का मान I अपॉन 2 हो जाता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तार किसी भी कारक में, जब कोई चालक तार होता है उसकी लंबाई दुगनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। एमीटर किसकी पाठ्यांक देता है, विद्युत धारा का पाठ्यांक देता है। और परिपथ में समान पदार्थ से समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है, लेकिन इसी के तहत अगर इसका एरिया बढ़ा दिया जाए तो एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है। एमीटर के पाठ्यांक में तब भी अंतर आता है जब परिपथ में विभिन्न पदार्थ परंतु समान लंबाई या समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को जोड़ा जाता है। लेकिन यानी अगर समान लंबाई यानी समान पदार्थ के, मतलब जैसे लोहे की तार है, अगर दो जगह लोहे की तारों को आप यूज कर रहे हो तो उसमें समान लंबाई का मोटा तार जोड़ते हैं तो उसके पाठ्यांक बढ़ जाता है, यानी उसके मान में एरिया बढ़ाने पर उसका मान बढ़ जाता है, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। लेकिन अगर अलग अलग जो लंबाई वो सॉरी अलग अलग पदार्थ के, जैसे एक तो कॉपर का तार ले लिया, एक आपने लोहे का तार ले लिया, अलग अलग जब तार होते हैं चाहे उनकी लंबाई समान हो, चाहे उनका पृष्ठ काट का क्षेत्रफल समान हो, लेकिन उसमें विद्युत धारा का मान में परिवर्तन होता है, क्योंकि कॉपर के तार में विद्युत धारा अलग तरह से प्रवाहित होती है और जो लोहे के तार है उसमें विद्युत धारा अलग तरह से प्रवाहित होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है। इसका निकाला ये है कि ओम के नियम के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है आर का मान होता है वो चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, 3 पॉइंट्स देकर भी पूछा सकता है, स्टेटमेंट देख के आपसे पूछ सकते हैं कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक की लंबाई पर यानी एल पर निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट पर यानी एरिया पर निर्भर करता है, और तीसरा है आपका उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी पदार्थ की प्रकृति कैसी है, यानी वो चालक है, अर्धचालक है, लोहे का तार है, कॉपर का तार है, तो उसके ऊपर भी निर्भर करता है।
किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई को L मान लें, ये अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो कोई भी चालक है जिसमें धातु धारा का प्रवाह हो रहा है, उसका अगर हम प्रतिरोध R मान लेते हैं, तो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसकी अनुप्रस्थ जो काट होती है उसकी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी भी जो चालक है यानी तार है, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस पे एक प्रतिरोध भी लगता है, हमें पता है। जो लंबाई होती है उसके अकॉर्डिंग तो प्रतिरोध अधिक होता है, यानी जितना तार लंबा होगा उसमें प्रतिरोध की मात्रा उतनी अधिक होगी, और जितना तार मोटा होगा यानी एरिया उसका जितना ज्यादा होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यानी आर के जो एल के समानुपाती आर और जो एरिया होता है यानी अनुप्रस्थ काट का जो का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A से इसको लिख सकते हैं। प्रश्न को हटाने के लिए इसमें एक नियतांक काम में लिया जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर रो इंटू L अपॉन A से इसको व्यक्त करते हैं। आपको ध्यान रखना इसे इंपॉर्टेंट है, R बराबर रो इंटू L अपॉन A से इसको व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि रो एक अनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। R को बोलते हैं हम प्रतिरोध बोलते हैं, लेकिन जो रो होता है, रो को हम किसी भी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसका मात्रक ओम मीटर होता है। ध्यान रखना, R का मात्रक ओम होता है और इसका प्रतिरोधकता जो होती है उसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है, यानी कि हम एक पदार्थ की विद्युत रोधकता अधिक अलग अलग होती है, तो हर पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण इसको बोल सकते हैं। धातु और जो मिश्र धातु होते हैं उनकी प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर होता है। ध्यान रखना, धातु और जो मिश्र धातु होते हैं उनकी प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर क्या है, 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर होता है। इसी कारण से ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि इनमें प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोधकता कम पाई जाती है, इसके कारण ये अच्छे चालक होते हैं। इसका परिसर भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, रबड़ तथा जो कांच होते हैं, जैसे विद्युत रोधी पदार्थ हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, इनकी प्रतिरोधकता 10 की घात 12 से 10 की घात 17 ओम मीटर तक की होती है। इनकी आपको प्रतिरोधकता ध्यान रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखी है, यानी धातु और मिश्र धातुओं की, रबड़ और कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की। आपसे मिलान के रूप में भी इसमें प्रतिरोधकता पूछ सकते हैं, या फिर अलग अलग देकर भी आपसे पूछ सकते हैं। तो रबड़ और कांच की विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, 10 की घात 12 से 10 की घात 17 ओम मीटर कोटि की होती है। किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं। पूछा जा सकता है कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ताप के ऊपर डिपेंड होता है। अगर ताप में परिवर्तन हो रहा है, किसी भी पदार्थ की ताप में परिवर्तन होता है, तो उसके प्रतिरोध में, उसकी प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातु कैसे होते हैं, जो कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बने होते हैं, वो मिश्र धातु होते हैं। तो जो है, जैसे टंगस्टन, टंगस्टन एक मिश्र धातु है। तो जैसे नाइट्रोम का तार हमने देखा था, जो कि मैंगनीज निकल क्रोमियम से मिलकर बना होता है, वो एक मिश्र धातु है। तो उसकी प्रतिरोधकता अवयवी यानी जो निकिल मैंगनीज क्रोमियम है उससे अधिक होती है। तो इसलिए ही जो हम फिलामेंट विद्युत के तार में यूज करते हैं, वो मिश्र धातुओं का अधिक यूज किया जाता है। मिश्र धातु जो होते हैं उनका उच्च ताप पर शीघ्र ही दहन नहीं होता है, यानी जैसे ही अगर वोल्टेज तेज आ जाता है या विद्युत धारा का प्रवाह तेज होता है, वो तेजी से जल्दी से गलते नहीं है, टूटते नहीं है। इसी कारण हम मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री यानी प्रेस में, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। ध्यान रखना, विद्युत इस्त्री, टोस्टर, हीटर ये होते हैं, उनमें मिश्र धातुओं का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी जो विद्युत रोधकता है वो अत्यंत कम होती है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में हम किसका उपयोग करते हैं, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग हम किसमें करते हैं, विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों में निर्माण में, यानी जो घर में या जो लाइट की वायरिंग की जाती है उसमें जो तार बनते हैं वो किससे बनते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो ये तो सारणी इसमें दे रखी है कि विद्युत पदार्थों की विद्युत रोधकता दे रखी है। तो आपको, जैसे आपको किसकी विद्युत रोधकता ज्यादा होती है, कम होती है, इसके आधार पर
या फिर एक दूसरे से मिलान के आधार पर आपसे पूछ सकते हैं। यानी ज्यादा भी आप प्रतिरोध का मान भी याद रखो तो आपको ये पता होना चाहिए किसका जो मान है वो ज्यादा होता है, किसका कम होता है। प्रतिरोधक विद्युत जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ चालक है पदार्थ होते हैं, कुछ मिश्र धातु होती हैं जो चालकों से धातुओं से बनती हैं, तीसरे होते हैं विद्युत रोधी पदार्थ होती हैं। तो इनकी जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो अलग-अलग होती है, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। जो 20 डिग्री टेम्परेचर पर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको लर्न करना है। जैसे चालक है सिल्वर, सिल्वर जिसे हम एजी से व्यक्त करते हैं और चांदी कहते हैं। इसकी प्रतिरोध होता है ओम मीटर में 1.6 × 10 की घात माइनस मीटर होता है। कॉपर है उसका प्रतिरोध इससे ज्यादा होता है, यानी आपको केवल ये ध्यान रखना है, ज्यादा भी नहीं तो मान याद नहीं रख पाऊंगा कि जो प्रतिरोध है किसका ज्यादा किसका कम होता है। 1.62 × 10 की घात माइनस 8 मीटर होता है। ठीक है, एल्युमिनियम है इसका प्रतिरोध होता है 2.63 × 10 की घात माइनस 8 मीटर होता है। टंगस्टन का 5.20। इस तरह से फिर निकल है, आयरन है, क्रोमियम है, मरकरी और मैंगनीज है। ये जो है इनका जो प्रतिरोध है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब बात करें मिश्र धातु, मिश्र धातु जो होती है उनका प्रतिरोध जो चालक धातु है या अवयवी धातु है उनसे भी कम होता है। मिश्र धातु है जो इसमें मुख्य रूप से दे रखी है आपकी, एक तो दे रखी है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो मिश्र धातु है उसका प्रतिरोध कितना होता है 49 × 10 की घात माइनस 6 होता है। क्योंकि कॉपर और निकल की मिश्र धातु है, ध्यान रखना ये आपसे मिश्र धातु से पूछ भी सकते हैं और इसमें 3 मिश्र धातु आपकी पूरी एनसीईआरटी में मुख्य रूप से इस वाले चैप्टर में दे रखी है, इसलिए इन तीनों के मान तो आपको याद होने चाहिए। कॉपर और कांस्टेंट यानी मैं बता देती हूँ आप कैसे आ सकते हो। कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी को से कॉपर और एन से निकल की मिश्र धातु ये होती है। दूसरी मिश्र धातु है आपकी कॉपर मैंगनीज। जो कॉपर मैंगनीज और निकल की मिश्र धातु है इसका मान होता है 44 × 10 की घात माइनस 6 विद्युत प्रतिरोधकता इसकी होती है। तीसरी है नाइट्रोम, नाइट्रोम को आपको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि आपको इसी का जो पूरा जो संयोजन है उसके तार के आधार पर बता रखा है। निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज और फेरम की मिश्र धातु है और इसका जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है 100 × 10 की घात माइनस 6 होती है, यानी इसकी विद्युत प्रतिरोधकता और भी कम होती है। तो सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता किसकी होती है, निक्रोम की होती है। दूसरे नंबर पर किसकी है, कांस्टेंट की होती है, फिर मैंगनीज की होती है। तो इस तरह से तीनों मिश्र धातु और उनकी प्रतिरोधकता आपको याद होनी चाहिए, इसका क्रम भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ है विद्युत विरोधी पदार्थ जिसमें से कांच, रबर है, एविनाइट है, डायमंड आते हैं, कागज आते हैं। जिसमें आपको कांच की दे रखी है प्रतिरोधकता 10 की घात 10 से 10 की घात 14 परिशर होता है। इससे अधिक जो कठोर है उसका प्रतिरोध होता है 10 की घात 13 से 10 की घात 16 होता है। एबीनाइट है 10 की घात 15 से 10 की घात 17 होता है। डायमंड का होता है 10 की घात 12 से 10 की घात 13 और कागज जो शुष्क होता है उसका प्रतिरोध होता है 10 की घात 12 प्रतिरोध होता है। तो ये सारणी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, आपको इनके मान याद रखने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हाल ही में जो रीट मेंस की एग्जाम हुई है उसमें एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें ध्वनि के वेग, पदार्थों में ध्वनि का वेग किस तरह से होता है उसके आधार पर उनमें क्रम देख के आपसे पूछ लिया। तो इसी तरह से आपसे इसमें भी पूछ सकते हैं कि जो विद्युत विरोधी पदार्थ होते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता है वो पदार्थों का क्रम बताइए, जिसमें आपको जैसे चालक, मिश्र धातु, विद्युत विरोधी पदार्थ दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि कौन से क्रम में किसकी विद्युत प्रतिरोधकता ज्यादा, किसकी कम, किसकी कम होती है। तो आपको ध्यान रखना विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उनकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा होती है, मिश्र धातुओं की सबसे कम होती है, चालक पदार्थों की उनके बीच में होती है। अब हमने देखा था कि ओम का नियम देख लिया, कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं वो देख लिए। अब हम एक ओम का नियम का सदिश रूप देखते हैं जो कि आपकी 10th वाली एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन 12th वाली एनसीईआरटी में इसको दे रखा है और इसमें अभी रीट मेंस वाली एग्जाम है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए मैंने आपको इसको ओम के नियम को थोड़ा सा विस्तृत रूप में समझाने की कोशिश की है। ओम का नियम का हम सदिश रूप जो हम देखते हैं, इसका ओम का नियम हम देखते हैं तो क्या होता है, बी बराबर आई आर होता है, जो कि ओम के नियम का एक अदिश रूप होता है। यानी ओम का नियम दो रूपों में काम करता है। तो ओम के नियम का दो अदिश रूप बी बराबर आई आर होता है, यानी अदिश रूप क्या होता है, जिसमें कोई दिशा नहीं होती है। लेकिन इसका एक सदिश रूप भी होता है जो कि जे बराबर सिग्मा ई से व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखना ओम के नियम का जो सदिश रूप है उसका मान क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, जे बराबर सिग्मा ई होता है। तो जे बराबर सिग्मा ई होता है जिसमें जे को हम धारा घनत्व कहते हैं, सिग्मा को हम चालकता कहते हैं और ई को हम इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी धारा घनत्व बराबर चालकता इंटू विद्युत क्षेत्र से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। या फिर इसको हम दूसरी तरह से बोले तो ई बराबर रो जे से भी इसको व्यक्त करते हैं, या फिर
जो ओम के नियम का सदिश रूप दूसरा क्या है, ई बराबर रो और रो जे से इसको व्यक्त करते हैं, जहाँ पे ई विद्युत क्षेत्र, रो हमने अभी देखा था क्या होता है, प्रतिरोधकता होती है, और जे धारा घनत्व होता है। तो इन तीन दोनों जो आपको ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए। ओम के नियम का सदिश रूप जे बराबर सिग्मा ई भी होता है, या ई बराबर रो जे से इसको व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स आपके आगे बताऊंगी, रीट मेंस में भी एक बनाया था जिसमें सीधा सीधा उन्होंने ये दे दिया कि ओम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो जहां J बराबर धारा घनत्व है, जिसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। सिग्मा चालकता होती है, यानी किसी भी पदार्थ में जो चालक पदार्थ होता है उसमें जिस तरह से विद्युत का संचरण होता है उसे चालकता कहते हैं। ई इसमें विद्युत क्षेत्र है, और रो प्रतिरोधकता होती है जो कि चालकता का व्युत्क्रम होता है। यानी प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी सिग्मा बराबर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जो कि चालकता का व्युत्क्रम होता है। यानी हम सिग्मा बराबर ऐसा बोल सकते हैं, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/रो होता है। यानी रो का मान ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी, चालकता ज्यादा होगी तो प्रतिरोधकता कम होती है। ये बी बराबर आई आर एक अधिक सामान्य सार्वभौमिक रूप है, जो कि क्या है, एक ओम का नियम है, जो परिमाण की बजाय सदिश का उपयोग करता है। यानी इसमें हम परिमाण की बजाय सदिश का उपयोग भी करते हैं। इसके अलावा ये बताता है कि किसी भी चालक में जो धारा घनत्व है विद्युत क्षेत्र और चालकता के समानुपाती होता है, जो कि हमने अभी देखा कि जे बराबर क्या होता है, ई इंटू सिग्मा होता है, सिग्मा इंटू ई से भी इसको लिख सकते हैं। जहाँ पे जो अनुपातिक स्थिरांक चालकता होती है, यानी जो सिग्मा होता है वो प्रतिरोधकता रो का व्युत्क्रम होता है। यानी सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/रो, या रो बराबर 1/सिग्मा भी इसको लिख सकते हैं। तो सिग्मा बराबर 1/रो होता है, जो कि दर्शाता है कि आवेश कितनी आसानी से प्रवाहित तो हो सकते हैं। तो चालकता से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी क्रम में, यानी किसी भी पदार्थ में जो आवेश है उनका प्रवाह किस तरह से होता है, जिससे उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट ओम के नियम का सदिश रूप था जिसे आपको याद करना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जैसे जे बराबर हमने सिग्मा ई लिख लिया, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जे बराबर 1/रो ई से भी व्यक्त कर सकते हैं। चूंकि जे बराबर सिग्मा ई होता है, आपको ध्यान रखना है, और सिग्मा बराबर 1/रो होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जे बराबर 1/रो ई से व्यक्त कर सकते हैं। तो जहां पे जे का मान क्या है, धारा घनत्व हमने देखा था, भी करंट डेंसिटी है, जिसे बोलते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली धारा। यानी जे का मान कितना होता है, क्या होता है, जी का मान प्रति इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को करंट डेंसिटी या कहते हैं, जिसे हम जे से व्यक्त करते हैं। जे बराबर आई अपॉन ए होता है। दूसरा है सिग्मा या चालकता। क्या है चालकता, क्या होती है, विद्युत प्रवाह करने की जो क्षमता होती है, यानी जो किसी भी पदार्थ में जिस प्रवाह से विद्युत का प्रवाह होता है या फिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको प्रभावित करने की क्षमता, उसको कंडक्टिविटी या चालकता कहते हैं। तीसरा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी किसी भी, जैसे किसी पदार्थ में विद्युत क्षेत्र बहुत अधिक तेजी से फैल जाता है। जैसे आप करंट के हाथ लगाते हो तो लोहे की चीज से हाथ नहीं लगाते हो, लकड़ी से हाथ लगाते हो, क्यों, क्योंकि जो लोहे की जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, इसलिए उसमें तेजी से करंट फैलता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ई बराबर रो जे से भी हम व्यक्त करते हैं। हमने देखा था अभी कि ई बराबर रो जे भी एक ओम के नियम का सदिश रूप है। यह प्रतिरोधकता का उपयोग करता है, जो बताता है कि पदार्थ धारा का प्रवाह कितना विरोध करता है। यानी उसमें जे बराबर सिग्मा ई, यानी चालकता से हमें पता चलता है कि विद्युत प्रवाह करने की क्षमता क्या है, जबकि ई बराबर रो जे से हमें पता चलता है कि जो पदार्थ होता है वो कितना धारा प्रवाह का विरोध करता है। ये इसको व्यक्त करने के लिए इस नियम को दिया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह सदिश रूप हमें चालक के अंदर धारा के प्रवाह की दिशा और तीव्रता को समझने में मदद करता है, जो कि साधारण बी बराबर आई सूत्र से अधिक विस्तृत रूप है। ये सूक्ष्म रूप है, और जो स्थूल रूप कौन सा है इसका, बी बराबर आई आर है। तो स्थूल रूप जो होता है बी बराबर आई आर का एक विस्तृत रूप है, जहां पर बी बराबर ई एल और आर बराबर रो और रो इंटू एल अपॉन ए से रखने पर ये सिद्ध होता है, यानी पूरी है। तो आपको ध्यान रखना है ओम के नियम का सदिश रूप, इसके मान फॉर्मूले याद रखने हैं, और फॉर्मूले के अलावा इनके जो मान है वो याद रखने हैं, और इसके अलावा कि जे को क्या बोलते हैं, सिग्मा को क्या बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, ये परिभाषा के साथ आपको याद रखनी है। ये आपको हो गया आपके ओम के नियम का सदिश रूप हो गया। अब है चालक के प्रकार।
कि ओम के नियम के आधार पर जो चालक हमने देखे थे, कि भाई हमने अब शुरू में पढ़े थे विद्युत, जब हमने ये विद्युत पदार्थ वाला चैप्टर शुरू किया था तब मैंने पढ़ाए थे कि चालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं और कुचालक होते हैं। तो चालक ओम के नियम के आधार पर चालक भी 2 प्रकार के होते हैं। मतलब ऐसा होता है कि कौन से चालक से हैं, जो पदार्थ हैं उनमें ओम का नियम काम करता है, जिनमें काम करता है उसे ओमिक चालक कहते हैं और जिनमें काम नहीं करता है उसे गैर ओमिक चालक कहते हैं। तो ओम के नियम का पालन करने के आधार पर चालक 2 प्रकार के होते हैं, एक ओमिक चालक कहलाते हैं, दूसरे गैर ओमिक चालक कहलाते हैं। चूंकि सभी जो चालक होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसी के आधार पर जो धातुएं भी होती हैं, कुछ अधातुएं होती हैं, उन्हीं के आधार पर उनको ओमिक चालक और गैर ओमिक चालक कहते हैं। सभी चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, केवल उन चालकों पर लागू होता है जिन्हें ओमिक चालक कहते हैं, जिनमें वोल्टेज और धारा के बीच सीधा अनुपात होता है। ध्यान रखना, ओमिक चालक या ओम के नियम का पालन करने वाले चालक कौन से होते हैं, जिनमें वोल्टेज और धारा के बीच सीधा अनुपात होता है, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। यानी एक जो ग्राफ हमने देखा था वो प्राप्त होता है, वो सीधी लाइन में प्राप्त होता है, यानी सीधी रेखा का ग्राफ होता है। अगर आप B बढ़ाओगे तो आपका I का मान भी बढ़ता जाएगा, वो ओमिक चालक कहलाते हैं। जबकि दूसरे होते हैं गैर ओमिक चालक, जिनमें मुख्य रूप से क्या आते हैं, अर्धचालक आते हैं, जिसमें डायोड, ट्रांजिस्टर होते हैं और कुछ धातुएं जैसे टंगस्टन आती है। ये संबंध सीधा नहीं होता और उनमें प्रतिरोध बदलता रहता है, क्योंकि इनमें V इज प्रोपोर्शनल टू I जब हम लिखते हैं ओम के नियम के अनुसार, तो इसमें R कांस्टेंट होता है, नियत होता है। लेकिन कुछ गैर ओमिक पदार्थ जैसे अर्धचालक है और कुछ धातुएं जैसे टंगस्टन होती हैं, उनमें ये संबंध सीधा नहीं होता है। इनमें जो प्रतिरोध है उसका मान बदलता रहता है, इसके कारण इनको गैर ओमिक चालक कहते हैं और ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ओम के नियम का पालन करने वाले चालक कौन कौन से हो गए? अभी धात्विक चालक हो गए। मुख्य रूप से जो धातुएं होती हैं उनमें धात्विक चालक होते हैं, जिनमें तावा है, चांदी है, एल्यूमिनियम होते हैं। यानी इनका जो भौतिक अवस्था है, तापमान और लंबाई है, वो स्थिर रहती है। यानी जो भौतिक अवस्था स्थिर अवस्था में होती है, तापमान लंबाई का मान स्थिर होता है, वो धात्विक चालक होते हैं। इनको ओमिक चालक कहते हैं। यानी इसमें वोल्टेज की बढ़ाने पर धारा भी उसी अनुपात में बढ़ती है और उनमें प्रतिरोध है वो स्थिर रहता है, V बराबर IR से इनको व्यक्त करते हैं। यानी जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा में हमको प्राप्त होता है। दूसरे चालक हमने देखे थे कौन से होते हैं, ओम के नियम का पालन नहीं करने वाले चालक। इनका आपके एग्जाम्पल से आपको याद रखने होंगे। तो ओम के नियम का पालन नहीं करने वाले जो चालक हैं, जिनमें है मुख्य रूप से अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स आते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर जैसे उपकरण होते हैं, जिनमें धारा और वोल्टेज का सीधा संबंध नहीं होता है। यानी इस तरह से अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा का मान नहीं बढ़ता है। और इसके अलावा कुछ धातु है जैसे टंगस्टन। ध्यान रखना, टंगस्टन के आपसे धातु है, अधिकतर धातु है वो ओमिक चालक होती है, लेकिन कुछ धातु है जैसे टंगस्टन है, वहां वो होती है, वहां वोल्टेज बढ़ाने पर प्रतिरोध बदल जाता है, यानी इनमें प्रतिरोध स्थिर नहीं होता है और जिसके कारण जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा में नहीं बनता है। तो ये भी गैर ओमिक चालक में आते हैं। इसके अलावा गैसें हैं, आयनीकरण होने पर वो भी गैरोमिक चालक होती हैं। कुछ विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हम सेल में यूज करते हैं, वो भी रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण वो गैरोमिक चालक होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान स्थिर नहीं होता है, प्रतिरोध का मान बदल जाता है, इसके लिए इनको गैरोमिक चालक कहते हैं। और ये एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से गैरोमिक चालक होते हैं, कौन से ओमिक चालक होते हैं। तो इसके आधार पर हमने देखा कि मुख्य अंतर क्या है इसमें, कि जो ओमिक चालक होते हैं उसमें V और I के बीच रैखिक संबंध होता है या सीधा ग्राफ प्राप्त होता है। यानी V और I के बीच हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। लेकिन जो गैर ओमिक चालक होते हैं, V और I के बीच इनमें अरैखिक संबंध होता है, यानी वक्र ग्राफ प्राप्त होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो प्रतिरोध है वो बदलता होता है। यानी ओम के नियम का पालन करने वाले जो चालक होते हैं उनमें प्रतिरोध स्थिर होता है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनमें प्रतिरोध स्थिर नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इसके आधार पर अभी एक रीट मेंस वाली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके फर्स्ट ग्रेड में भी किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी नया टॉपिक जुड़ा है, तो आप क्वेश्चन के आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो आपको आगे रिपीट भी हो सकता है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज के ये रिपीट भी हो सकता है, इसलिए इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। ओम का नियम किसी भी चालक की विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमें पता है ओम के नियम में V बराबर IR होता है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। ओम के नियम के अनुसार हर भौतिक स्थिति के अंतर्गत एक चालक का विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये हमें पता है
कि विद्युत धारा के समानुपाती होता है धारा। अब इसको अधिकतर स्टूडेंट ने इसको सही कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि एक चालक का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखी है, हर भौतिक स्थिति के अंतर्गत, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसमें कैसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। इसमें केवल जब भौतिक स्थिति स्थिर होती है, यानी तापमान का मान है, लंबाई का मान, इन सब का मान स्थिर होता है, तो ही ओम का नियम काम करता है। तो ये आपको इन्होंने दे दिया हर भौतिक स्थिति के अंतर्गत। इसके लिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट ने की होगी, इसको टिक करके सही भी किया होगा, क्योंकि हमने इसमें पहले पढ़ा था। मैंने आपको जब ये पढ़ा है अभी, तो इसलिए मैंने बताया कि हर भौतिक अवस्था में लंबाई इसमें स्थिर रहती है। लेकिन हर भौतिक स्थिति हो गई तो उसमें परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन की अवस्था में ये स्थिति नहीं मिलती है। तो ये हो गया इसमें, यानी आपको एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा है ओम के नियम का सदिश रूप है ई बराबर रो जे, ये हमने अभी पढ़ा था। हाँ, ई बराबर रो जे होता है, ठीक है। तीसरा है अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करता, ये भी सही बात है, इनको गैर ओमिक चालक कहते हैं। पर ओम के नियम का सदिश रूप ई बराबर सिग्मा जे होता है, नहीं, ई बराबर रो जे होता है, जे बराबर सिग्मा ई होता है, तो ये भी गलत हो गया इसका, ठीक है। तो इसके कौन-कौन से आंसर सही होंगे? बी और सी इसमें सही हो जाएगा। तो इसी के लिए मैंने इस क्वेश्चन को देखने के बाद ही आपको पूरा ओम का नियम है वो डिटेल से करा दिया। अब आपका क्वेश्चन इसमें कहीं से भी आ जाए, आपका ग्रस्त नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको पूरा ओम का नियम को, आपको ज़्यादा भी नहीं तो ओम का नियम और इसमें जो संयोजन है वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप 2-3 बार इसको रिपीट करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आपके एग्जांपल्स भी, क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। वो किस तरह से पूछे जाएंगे? यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, कितना है? आर का मान कितना दे दिया इसमें? 1200 ओम है, और ये बल्ब 220 वोल्ट से शो, विभवांतर कितना है इसमें? V बराबर कितना मान दे दिया हमें? 220 वोल्ट का है। तो हमें विद्युत धारा का मान निकालना है, यानी I का मान निकालना है। I बराबर क्या होगा? चूँकि वोल्ट दे दिया हमें 220 वोल्ट, R बराबर 1200 ओम होता है। चूँकि हम जानते हैं V बराबर IR होता है, या फिर R बराबर V अपॉन I होता है। I बराबर क्या हो गया? V अपॉन R होता है। तो मान रख लीजिए इसमें, मान रखेंगे हम। अब V का मान कितना है? 220 वोल्ट है, और ओम कितना है हमारा? 1200 ओम है। तो आप इसको जब हल करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 0.18 एम्पियर। तो ये फॉर्मूले से आप आराम से, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इससे आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को हल कर लेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन आएगा, अगर आपके आएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा। दूसरा है, इसके अलावा हमें ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी धारा देगा? तो एक विद्युत बल्ब था, विद्युत हीटर का हमको इस तरह से निकालना है। तो चूंकि इसमें प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? आर बराबर 100 ओम दिया हुआ है, वोल्ट हमारे पास कितना है? वो 220 वोल्ट की बैटरी लगी है। आई बराबर कितना हो जाएगा? बी अपॉन आर से हम इसको लिख सकते हैं, बी अपॉन आर बराबर 220 बटे 100 बराबर 2.2 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। तो ये दोनों मान आप अलग-अलग, जैसे भी मान आपके पास दे रखे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, पहले मान को रखो, मान को रखने के बाद आप फॉर्मूला निकालो और ये देखो कि क्या पूछा जा रहा है आपसे, फिर आप आराम से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अगला एग्जांपल है इसमें जो दे रखा है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर यानी कि धारा कितना है? आई लेता है, तो उसके दो टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर कितना है? 60 वोल्ट है। तो बी का मान कितना हो गया? बी। उस समय अगर विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा? हमसे पूछा क्या है? आई का मान भी पूछा है, लेकिन जब वोल्टेज का मान 120 वोल्ट कर दिया जाए, तो आप इसको कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए हमें एक आई का मान दे रखा है 60 वोल्ट, यानी हमें बी का मान दे रखा है। हमें मान किसका निकालना है? आर का मान पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम दूसरे वाले आई का मान निकाल पाएंगे। तो आर बराबर क्या हो गया? क्योंकि प्रतिरोध इनमें स्थिर हो जाएगा। आर बराबर क्या होता है? V अपॉन आई होता है। तो वोल्ट का मान कितना है? 60 वोल्ट है, और धारा कितनी है हमारे पास? 4। तो ओम कितना हो गया? 15 ओम हमारे पास आ गया। कितना प्रतिरोध आ गया? 15 ओम प्रतिरोध हमारे पास आ गया। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, तो आर का मान हमने निकाल लिया। आर का मान निकालने के बाद हमें अब वापस से हमें आई का मान निकालना है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ा दिया, वोल्टेज बढ़ाया तो विद्युत धारा का मान बदल जाएगा। तो वापस से विद्युत धारा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चूंकि आई बराबर क्या होता है? बी अपॉन आर होता है।
वोल्टेज हमने कितना लिया वापस बढ़ा के 120 कर दिया। धारा कितनी ओम, प्रतिरोध कितना हो गया हमारे पास 15 ओम हो गया, तो धारा कितनी आ जाएगी 8 एम्पियर आ जाएगी। तो विद्युत हीटर से प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा 8 एम्पियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन इसके रिपीट होने की ज्यादा संभावना रहेगी जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो। अगला एग्जांपल है, जब किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मीटर है तो ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है। विद्युत प्रतिरोधकता हमने देखी क्या होती है, रो। क्या होता है, रो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें पता है R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होता है। ये हमें अभी अभी फॉर्मूला देखा था हमने। तो हम इससे अगर रो का मान निकालेंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोधक का मान क्या हो जाएगा, R A अपॉन एल हो जाएगा। इसमें हमने देख लिया हो, इसमें मान रखते हैं तो हमें R दे रखा है। R कितना दे रखा है, 26 ओम दे रखा है। एरिया हमें दे रखा है, एरिया कितना, तार का व्यास से दे रखा है 0.3 मीटर दे रखा है। और लंबाई कितनी दे रखी है इसकी, 1 मीटर इसकी दे रखी है। अब दोनों चीजों में ध्यान रखना, इसमें अलग अलग यूनिट्स दे रखी है। व्यास दे रखा है हमें मीटर से दे रखा है, और जबकि जो लंबाई है वो 1 मीटर से हमको दे रखी है। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो आप लंबाई को चेंज करोगे तो 1 बराबर कितना होता है, 10⁻³ से इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो दिए गई धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता रो बराबर आर ए अपॉन आई से हम इसको व्यक्त करते हैं। क्योंकि ए बराबर क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। एरिया का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, आर का मान कितना है, त्रिज्या होती है। लेकिन यहाँ पे त्रिज्या की तुलना में हमें क्या व्यास दे रखा है। तो व्यास को कैसे लिखेंगे हम, तो चूंकि r बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटे त्रिज्या, व्यास बटे 2 का मान रखते हैं तो हमें त्रिज्या का मान प्राप्त होता है। इसलिए इन्होंने इस सूत्र को ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 ए से हम इस 4 से हम इसको लिख सकते हैं। तो ए बराबर हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया। आर का मान कितना है हमारे पास, डी अपॉन 2 होता है। ए बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए बराबर पाई इंटू डी स्क्वायर बटे 2 या पाई इंटू डी स्क्वायर बटे 4 से हम इसको लिख सकते हैं। इस तरह से हम उसका मान लिख सकते हैं। अब हम पूरे सूत्र को कैसे भी लिख सकते हैं। तो रो बराबर क्या लिख सकते हैं, हम रो बराबर लिख सकते हैं आर इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे हम, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू एल। ये मान रख सकती हैं, यही मान उसमें दिया हुआ है। कंफ्यूजन के लिए मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 एल से इसको व्यक्त कर सकते हो। अब इसका आपको, तो अब सूत्र में आप मान रखे हैं तो इन्होंने सीधा मान निकाल दिया। जैसे आप रो बराबर आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 एल का मान रखोगे तो आर बराबर कितना है हमारे पास, 26 ओम है। पाई का मान 22/7 होता है। और डी का मान कितना दे रखा है हमारे पास, 0.3 दे रखा है। डी स्क्वायर डबल कर देंगे 0.3 से, 2 बार लिखेंगे। बटे में हमें लिखना है 4 इंटू एल का मान कितना है, 1। ठीक है, 1 मीटर है इसकी लंबाई, तो हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन हमने इसको किस में बदल दिया, में बदल दिया। तो इंटू 10⁻⁻6 से भी इसको लिख सकते हैं। इस तरह से लिखेंगे। जब आप इसको हल करोगे तो हल करने पर आपका मान 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर इसका मान आएगा। कितना मान आएगा, क्योंकि ये 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, 10⁻6 ओम मीटर इसका मान आ जाएगा। तो आप इसका रो का मान आ गया हमारे पास 1.84 इंटू 10⁻6 ओम मीटर आ गया। तो दिए गए तार की धातु 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोधकता 1.84 इंटू 10⁻6 ओम है। जो कि हम सारणी में अगर देखते हैं तो किस पदार्थ की है, मैंगनीज की विद्युत प्रतिरोधकता के मान के समान है। इसके लिए इसकी कौन सा तार है, वो कौन सा पदार्थ है, विद्युत प्रतिरोधकता वाला पदार्थ मैंगनीज आता है। तो आप तो 1.84 इंटू 10⁻6 मान किसका आ रहा है हमारे पास, मैंगनीज का आ रहा है। कौन से पदार्थ का आता है, मैंगनीज का मान इसका आता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता किसकी है, मैंगनीज की प्राप्त होती है। एक अगला एग्जांपल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये एग्जांपल मान लेना, इसको आप रट लेना, क्योंकि इस तरह के एग्जांपल्स आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। किसी भी पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 एम है। कितना है, 4 एम है। यानी आर का मान कितना है हमारे पास, 4 एम है।
ठीक है, इसी पदार्थ को किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी R2 का मान हमसे पूछा है, जिसकी लंबाई L/2 और मोटाई 2 है। अगर आप जो भी लंबाई दे रखी है, जो मोटाई दे रखी है, उससे अगर उसकी लंबाई को आधा करते हैं, मोटाई को डबल कर दें, तो हमारे तार का प्रतिरोध हमें क्या प्राप्त होगा, ये हमसे पूछा है। तो ये जब हम इसको हल करें, तो पहला तार क्या है हमारे पास, पहला तार जिसको हम मान सकते हैं R1 मान सकते हैं। R1 हमारा क्या हो गया सूत्र, चूंकि R बराबर हमें पता क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए होता है। तो R का मान कितना दे रखा है हमारे पास, 4 ओम दे रखा है। R का मान कितना दे रखा है हमको, R का मान हमारे पास 4 ओम दे रखा है। तो R1 का मान कितना हो गया हमारे पास, 4 ओम। तो डायरेक्ट दे रखा है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। द्वितीय तार R2 का मान हमको निकालना है। R2 का मान हमको निकालना है। तो जो कि सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होता है। एल का मान इसमें कितना दे रखा है, L/2 दे रखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L/2 बटे ए का मान कितना दे रखा है, 2a दे रखा है। R R बराबर रो इंटू L/4a भी हम इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 इंटू रो इंटू L/a से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब हम देखिए, आप रो इंटू L/a का मान है, R1 का मान है। R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू R1, ये लिख सकते हैं हम। तो R1 का मान हम रखें, यहाँ पे R1 का मान कितना है हमारे पास, 1/4 है, वो सॉरी 4 है। तो R2 बराबर 1/4 इंटू 4 हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास R2 का मान आ जाएगा। R2 का मान कितना आ जाएगा, 1 ओम हमारे पास मान आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने की, प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक रहती है। तो इसमें दे रखा है जैसे विद्युतीय तार के लिए R2 बराबर रो इंटू L/2 अपॉन 2a से व्यक्त करते हैं। आप इसमें मान रख लो, मान रखेंगे तो आपको 1/4 इंटू 4R1 से व्यक्त कर सकते हैं, मान रखेंगे 1 ओम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये हमने देख लिया ओम के नियम का सदिश रूप देखा, ओम के नियम के आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं उनके बारे में देख लिया। तो जो ओम के नियम के आधार पर जो संयोजन होते हैं, प्रतिरोधक होते हैं, उनको निकाय का प्रतिरोध अलग-अलग होता है। यानी प्रतिरोध 2 प्रकार से उनमें इस तरह से संयोजित किए जाते हैं, जिससे 2 प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान अलग-अलग प्राप्त होता है। तो प्रतिरोधकों की निकाय का जो प्रतिरोध है, वो होता है 2 तरह से संयोजित किया जाता है। किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान उसके प्रतिरोध और उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है, ठीक है। विविध प्रकार के विद्युत उपकरण युक्तियों में प्रतिरोधकों के विविध संयोजन हम दिखाई देते हैं। हम क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रतिरोधकों के संयोजन पर ओम के नियम को प्रयुक्त किया जाता है। इसके आधार पर जैसे हमारे घर में जैसे विद्युत हीटर होता है, हमारी प्रेस होती है, हमारे जो वायरिंग होती है, बल्ब होते हैं, फ्यूज तार होता है, इनको अलग-अलग क्रम में संयोजित किया जाता है। तो कौन-कौन से क्रम है? प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने के लिए 2 विधियां काम में ली जाती हैं। एक तो कौन सी विधि में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है। और दूसरे प्रकार का जो संयोजन होता है, वो पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में संयोजन किया जाता है। तो श्रेणी क्रम में जो संयोजन होता है, वो क्या होता है, किस तरह से इसमें संयोजन किया जाता है? जब एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3, ये अनंत तक हो सकते हैं, लेकिन हम 3 प्रतिरोधकों को उदाहरण मानकर प्राप्त करते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके। R1, R2 और R3 प्रतिरोधकों 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़े जाते हैं। तो इस क्रम को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी 3 प्रतिरोध आपको दे रखे हैं, कोई भी एक विद्युत परिपथ है, इस तरह से एक विद्युत परिपथ है। इस विद्युत परिपथ में वोल्टेज होते हैं, ठीक है, धारा होती है, और इसमें 3 और प्रतिरोध होते हैं। जब 3 प्रतिरोध इस तरह से एक ही क्रम में श्रेणी जोड़े जाते हैं, तो जैसे R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध एक ही क्रम में एक दूसरे से श्रेणी मिलाकर जोड़े जाते हैं, उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आप आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, जैसे R1, R2 और R3 तीन संयोजन को अगर एक ही क्रम में जोड़ा जाता है, एक तार को दूसरे सिरे से एक तार का दूसरा सिरा जोड़ा जाता है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। दूसरे प्रकार के जो संयोजन होते हैं, वो होता है पार्श्व संयोजन या समानांतर क्रम संयोजन, जिसको हम कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि जो प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें 3 प्रतिरोधक एक साथ बिंदुओं X और Y के बीच संयोजित होते हैं और इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। यानी जो विद्युत परिपथ बनाया जाता है, जहाँ पे वोल्टेज होती है, धारा होती है, ठीक है? ल इसके साथ ही जो प्रतिरोध होता है वो 2 तारों के जो दोनों सिरे, एक सिरे से और जो दोनों दूसरा सिरा है उनके बीच में जो संयोजन बनाए जाते हैं, वो ये एक-दूसरे के पैरेलल होते हैं। यानी इस तरह से समानांतर तार जोड़कर बनाए जाते हैं, यानी अलग-अलग जोड़े जाते हैं तीनों प्रतिरोधों को। इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन कहती हैं, जिसमें 3 प्रतिरोध इस तरह से जोड़े जाते हैं। 2 प्रतिरोध, दोनों प्रकार के संयोजन हो गए, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। अगर एक ही तार से एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है, वो श्रेणी क्रम, लेकिन 2 बिंदुओं के बीच अलग-अलग प्रकार से प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, तो वो समानांतर क्रम संयोजन हो गई। ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए ताकि आप आगे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप समझ सको कि श्रेणी क्रम संयोजन में है, पार्श्व क्रम संयोजन में है। अब पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन और उनके एग्जांपल्स हैं, इनके बारे में हम कल की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा-सा काफ़ी लंबा है और एक साथ हमें पढ़ना होगा, इसके लिए हम इसको कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि क्या श्रेणी क्रम संयोजन होता है, पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है, और उनके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और मैं जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को पूरा कराने की कोशिश करूँगी और इसके बाद हमारा फिजिक्स का एक और टॉपिक कार्य और ऊर्जा रह जाएगा, जिसके साथ ये कंप्लीट होगा। फिर एनवायरमेंटल वाले टॉपिक और नए टॉपिक्स जो जुड़े हैं उनको लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।